आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर चुनाव 2 घंटे में भाजपा का यू टर्न, वापस ली 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उमर अब्दुल्ला ने की महबूबा मुफ्ती से साथ आने की अपील, कहा कांग्रेस एनसी के खिलाफ उम्मीदवार न उतारे, पीडीपी एक जैसा है हमारा एजेंडा। क्या भाजपा में जाएंगे हेमंत सोरेन? चंपई सोरेन को भी हेमंत बिस्वा शर्मा का ऑफर, जेडीयू एलजेपी से गठबंधन पर कहा। आगरा में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा हम बटेंगे तो कटेंगे। अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मायावती के बहाने भाजपा पर अखिलेश यादव का तीखा हमला। इजरायल को लेकर जेडीयू ने दिखाया सख्त तेवर, कहा भारत रोके हथियारों की सप्लाई। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कई शहरों में एक साथ धमाके, बंकरों में छिपे लोग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। नई लिस्ट को ऐसे समय पर जारी किया गया है जब सुबह में भाजपा ने 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। हालांकि महज 2 घंटे के भीतर ही इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। इसके बारे में कहा गया है कि लिस्ट में सुधार के साथ इसे फिर से जारी किया जाएगा। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट सुबह 10 बजे करीब जारी की गई। इसके बाद दोपहर 12 बजे इसे वापस लेने का फैसला किया गया। पार्टी की तरफ से बदलाव के साथ नई लिस्ट जारी करने की जानकारी दी गई है। इस तरह महज 2 घंटे के भीतर ये लिस्ट को वापस लिया गया है। फिर करीब आधे घंटे के बाद नई लिस्ट को जारी किया गया। इसमें 15 उम्मीदवारों का नाम है। पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 3 चरणों के लिए 44 प्रत्याशियों के नाम थे। नई लिस्ट में सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों का नाम है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठकों का दौर जारी है। एनसी के नेता नासिर सोगामी ने जानकारी दी कि दोनों पार्टियों को सदस्यों का कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। आज बैठकों का दौर खत्म होने की उम्मीद है। सीट बंटवारे के साथ ही किन इलाकों में किसका कितना वर्चस्व है, इस पर भी सीटों का बंटवारा तय होगा। हमारे बीच कोई तनातनी नहीं है। बाकी जो इसकी कमेटी मेंबर है उनसे बात करेंगे, उनके भी कुछ लोग होंगे जो आपस में कुछ चीज़ों पे जो क्लैरिफिकेशन करनी होगी वो आज हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या कोलिशन पे इससे कुछ असर पड़ेगा? अगर असर होता तो फिर मिलते क्यों? असर तो कोई नहीं है, लेकिन ये 2 पार्टियों को मिलकर इलेक्शन लड़ना है। कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है, सबकी जो लोकल ग्राउंड पे जो कार्डर की बात है वो भी जहन में रखनी होती है। किनकी कहाँ क्या स्ट्रेंथ है वो भी कंसिडर करना होता है। तो ये कोई आसान का एक्सरसाइज नहीं है। और इलेक्शन क्योंकि उम्मीद नहीं थी यहाँ होंगे, अगर पहले पता होता तो हमने पहले ही सॉर्ट आउट किया होता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे विपक्षी दल की भूमिका भी चिंताजनक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ गठबंधन करके धारा 370 और 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का समर्थन करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा शायद कांग्रेस के नेता, यहाँ के भी कई बड़े नेता हैं, अब कुमारी शैलजा वो बोलती है कि मैं तो सोनिया गांधी की थाली में बैठ करके खाती हूँ, और सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खाता हूँ, और हुड्डा साहब तो सबको लेते हुए बोलते हैं कि राहुल और सोनिया और वाड्रा साहब जो इनके दामाद हैं उनके साथ, सबके साथ इनके
बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम करेगी? जो मैं क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए एनसी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने को कहा, क्योंकि उनका एजेंडा एक ही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पीडीपी ने उनकी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल की है। अब्दुल्ला का ये बयान महबूबा के उस बयान के एक दिन के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को पूरा समर्थन देगी और गठबंधन के लिए चुनाव में सभी सीटें छोड़ देगी यदि वो उनकी पार्टी के एजेंडे को स्वीकार करती है। हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है। आप 19-20 का फर्क रखते तो ठीक रहता। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। हमने 5 सड़कों को दोबारा खोलने की बात की, वो भी उनके मंसूर है। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखने पे, वो भी उनके मंसूर है। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूर में रखा, वो उनके मंसूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है, हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस कतई ठीक नहीं है। कर्मचारी लंबे अरसे से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस दिन हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, हम पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। केंद्र में सरकार थी, यहाँ राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी थे। मोतीलाल वोरा जी ने मीरा गेस्ट हाउस में तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस भेजी थी। पुलिस गई थी मौके पे, और यही नहीं, श्री मोतीलाल वोरा जी ने ही शपथ दिलाई थी मायावती जी को, जबकि इनके पास कुल 69 विधायक में भी कुछ विधायक टूट चुके थे। तो अब ये बात तो बेहतर है कि जो बीत गया वो बीत गया। कांग्रेस हमेशा न्याय के साथ थी, न्याय के साथ है और न्याय के साथ रहेगी। ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, झूठ बोलना इरादतन और आदतन। बात केंद्र सरकार की हो रही है, आप कर्नाटक और हिमाचल क्यों नहीं आ रहे हो? जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में आप हैं, केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें? आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। हमारा वादा है जिस दिन हम केंद्र में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन के पार्टी में आने की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और ताकत दे। मेरी बात कभी कभी काल पर होती है, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं। अभी मेरा ध्यान केवल झारखंड और असम पर है। चंपई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। आप भी अच्छे साथी हैं सर। तो अभी देखता हूँ, वो दिल्ली में पहुंचा हुआ है ऐसा खबर है। उनका साथ बातचीत का तो रास्ता खुला हुआ है, आगे जाके क्या होते हैं देखता हूँ। आपने एक बड़ा बयान दिया है सर, आपने कहा है कि जो राष्ट्र की बात करता है आप उसके साथ हैं, और हेमंत सोरेन भी इससे बाहर नहीं है। मतलब क्या कोई प्री अपोस्ट अलाउंस संभव है? नहीं, वो बात नहीं है। अगर सितंबर महीना का पहले वो 5 लाख नौकरी दे देते हैं तो हम उनका साथ है। अगर घुसपैठियों का खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं, हम उनका साथ है। अगर जैसे मुहर्रम प्रोसेशन का समय हिंदू का ऊपर जहां अत्याचार होता है, अगर वो स्टैंड लेता है तो हम उनका साथ है। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है।
लेकिन समस्या है वो क्या करेगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से पेड़ कटवाने को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना और भाजपा पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी को मीडिया के सामने आना चाहिए। दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है। एलजी ने दिल्ली को गुमराह किया है। एलजी और भाजपा ने पेड़ को कटवाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि दिल्ली का दुश्मन एलजी और भाजपा है। कह रहा हूँ वो कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सबूत दे रहा हूँ। ये ईमेल डीडीए के कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और इस ईमेल के अंदर साफ लिखा है उपराज्यपाल की डायरेक्शंस पे पेड़ काटे जाएंगे। ये भी लिखा हुआ है कि 13 फरवरी को जब पेड़ काटे जा रहे थे तो फॉरेस्ट रेंजर यानी कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने पेड़ों को रोका कटने से, मगर उसके बाद 14 तारीख को बिना परमिशन के भी पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। इसका मतलब साफ है, फॉरेस्ट विभाग को भी पता था कि अनुमति नहीं है, डीडीए को भी पता था कि अनुमति नहीं है, एलजी साहब को भी पता था कि पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अपने निर्देशों पे पेड़ों को कटवाया। ये सबूत आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है कि ये दिल्ली के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, कैसे यहाँ पे प्रदूषण बढ़ाया जाए। आपने चुनाव पे आके बहस करें और इसका जवाब दें कि क्या उन्होंने डायरेक्शन। देखिए, मैं देखता हूँ कि एलजी साहब छुप के अपने कार्यालय के मार्फत झूठी खबरें प्लांट कराते हैं। मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप एलजी हैं, आप मीडिया के सामने खुल के आइए ना। सारी दिल्ली जानना चाहती है, आपका जवाब सुनना चाहती है। एक चुनी हुई सरकार के नाते मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए और इस पेड़ों के मामले में दिल्ली के सामने, पूरी मीडिया के सामने एक खुली बहस की जाए ताकि दिल्ली वालों को सच पता। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देश के कर्मचारियों के साथ धोखा बताया। आपके वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपीएस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्कीम लाकर लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए,
संसद भवन की रक्षा करते हैं। बांग्लादेश के हालात पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को जाति में बांटने के बजाय एकजुट रहने की अपील की है। यूपी में अपने एक कार्यक्रम में योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। उनके इस बयान के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। बांग्लादेश जैसा हाल नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बड़ा बयान जारी किया है। मायावती ने उन दावों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा जा रहा था कि वो अब बसपा की बागडोर छोड़ देंगी। हालांकि उन्होंने इन सभी दावों से इनकार किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीएसपी चीफ ने लिखा है, बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी भी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। मायावती ने लिखा है कि अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालत में उससे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रसारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसा ही ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को ये स्वीकारना कैसे संभव। वहीं आपको बता दें कि मायावती से पहले काशीराम पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मायावती पहली बार 18 सितंबर 2003 को अध्यक्ष चुनी गई थी। लखनऊ में होने वाली बैठक का पहला एजेंडा पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव है। फिर दलित रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मायावती देश भर में जन समर्थन जुटाना चाहती हैं। उन्होंने मोदी सरकार से संसद में बिल लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की है। इसी इमोशनल मामले से मायावती अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने की कोशिश में हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी द्वारा एक टीवी चैनल पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर विवादित टिप्पणी पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस मामले पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। फिर बसपा चीफ मायावती ने उनका आभार जताया। अब कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा है, आभार के लिए धन्यवाद। सच तो ये कि आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। उन्होंने लिखा है कि सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों द्वारा किए जा रहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आज उपेक्षित व तिरस्कृत समाज के लोगों में ये जो नई चेतना आई है, उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरा समाजवादी समानतावादी इतिहास लिखेगी। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा है कि ये एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर लें, परंतु मन
से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे ही साथ हैं, क्योंकि ऐसे मजबूर लोग भी जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी उनके भले के बारे में सोच भी नहीं सकते। सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। अखिलेश ने लिखा है, जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पन्नों पर दलित समाज से हस्ताक्षर करवाने पर वादे करती आई हैं, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सपा नेता ने लिखा है कि 90 से 99% जागरण आ गए हैं। पीडीए समाज में आया ये जागरण राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पीडीए से जुड़ गया है। जो जुड़ने शेष हैं वो भी आने वाले समय में शेष नहीं रहेंगे। समाज की 90% जनसंख्या अर्थात पीडीए का आपस में 100% जुड़ जाना ही सामाजिक न्याय की क्रांति होगा। ये एकता, हमख्याली व इत्तेहाद ही सैकड़ों सालों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म करेगा। पीडीए ही शोषित वंचित का भविष्य है। हम एक हैं, हम एक रहेंगे। इजराइल और हमास के बीच जंग लंबे समय से जारी है। इस युद्ध में फिलिस्तीन का गाजा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस पूरे जंग में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमला कर रही हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से इजराइल को मदद न पहुंचाने की बात कही। अब नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाए हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने केंद्र सरकार से इजराइल को गोला बारूद न मुहैया कराने की मांग की है। भारत सरकार वहां युद्ध समाप्त करने की पक्षधर है। पिछले दिनों ही फिलिस्तीन की मदद के लिए मेडिकल और फूड एड भारत सरकार ने भिजवाई है। मेरा वक्तव्य उसी दिशा में कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जो ऐसा कह रहे हैं वो अज्ञान लोग हैं। हमास, हिजबुल्लाह अलग हैं और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है, जिसको महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी समर्थन दे चुके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि जब महागठबंधन सत्ता में थी तो राज्य उनके लिए स्विट्जरलैंड जैसा था। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है कि वो 1990 से 2005 तक आरजेडी के 15 साल के शासन के दौरान राज्य के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है। इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर 1 है। तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। रंगदारी, बालू, शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ, क्राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन की सेना की ओर से भी रूस पर ड्रोन से हमला किया गया था। रूस के सेरातोप में एक इमारत से ड्रोन टकराया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रूस पर यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला, उधर अब कीव में कई धमाके सुने गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जंग बड़ा रूप ले सकती है। एक न्यूज एजेंसी ने यूक्रेनी सेना और लोकल मीडिया के हवाले से ये खबर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा, डिनेप्रो, खमेल्नित्स्की, लुत्स्क और क्रीवी रीह में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि अगले कुछ घंटों में रूस और बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इस आशंका को देखते हुए यूक्रेनी सेना हाई अलर्ट पर है। लोगों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में भेज दिया गया है। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि रूस ने अटैक किया और कीव के आसपास के क्षेत्र में शहर की ओर बढ़ रहे उसके 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन पर इन हमलों से कुछ घंटे पहले रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा अटैक हुआ था। आज सुबह एक ड्रोन 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई में आकर घुस गया। हमले में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। हमले में बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हमले
की वजह से बिल्डिंग के नीचे खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को और सारातोव में सभी तरह की हवाई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।